गौरव को आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी यूनिट के अगले पोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा अगला पोर्शन है वो है हमारे भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। लेकिन दोस्तों, भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की बात करने से पहले मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कुल भाजक। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों जो हमने नंबर्स के अंदर पढ़ा था कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं, केवल दो, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर गुणनखंड कितने होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो तीन के दो फैक्टर हैं, एक और तीन। मैंने बात करी पांच की, तो पांच के भी दो फैक्टर हैं, एक और पांच। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं भाज्य संख्याओं की, तो मैंने बताया था ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, दो से अधिक। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं चार, तो एक, दो और चार कितने हैं, दो से अधिक। मैंने बताया था एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक का कितना गुणनखंड आता है, एक, और अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड होते हैं दो और भाज्य संख्याओं में होते हैं दो से अधिक। चलिए दोस्तों, अगर मैं इससे आगे बात करता हूं आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड। तो अगर मैं बात करता हूं पहले अभाज्य गुणनखंडों की, तो एक बार ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से बात करता हूं अभाज्य गुणनखंड की। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक संख्या है 10, मेरे पास एक संख्या है 10 और मैंने बोला इसके फैक्टर करते हैं हम, तो मैंने बोला इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो मैं पाता हूं कि ये संख्या 2 से विभाजित है और ये संख्या कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है। मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या 2 मेरी अभाज्य संख्या है क्या, तो आप बोलोगे जी सर 2 हमारी अभाज्य संख्या है। मैंने बोला 5 अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल 5 भी हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो एक फैक्टर मेरा 2 बना, एक फैक्टर मेरा 5 बना, तो जो टोटल अभाज्य गुणनखंड आए, प्राइम फैक्टर आए, वो आपके कितने आ गए, 2, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इसी प्रकार मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक संख्या है, मान लीजिए 50, मेरे पास एक संख्या है कितनी, 50, और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बताइए 50 के अभाज्य गुणनखंड, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कहता हूं कि भाई अगर मैं 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं तो जो पहला फैक्टर निकलकर आया वो कितना आया, 2 और 25, 2 और 25। मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या 25 अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 25 के और फैक्टर किए जा सकते हैं। तो मैंने बोला 25 को और फैक्टर कर दो, तो ये आपके पास आया 5 और ये आपके पास आया 5। अब मैं यहां से चेक करता हूं मेरे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी निकल कर आती हैं। तो जब मैं चेक करता हूं मेरे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी निकल कर आती हैं, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 25 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, मेरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5, और मेरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। यानी मैं देखता हूं टोटल फैक्टर 1, 2 और 3, मेरे कुल गुणनखंड कितने निकल कर आए, 3। इसी प्रकार मैं आप लोगों से एक एग्जांपल के जरिए और समझता हूं कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या दी हुई है कितनी, 100, और मुझसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं 100 का पहला फैक्टर, तो आप बोलोगे सर 100 का पहला फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 2 और 50। 50 नहीं है तो दूसरा फैक्टर 2 और 25। मैंने बोला 25 भी नहीं है तो तीसरा फैक्टर 5 और 5। क्या मेरे पास सारे फैक्टर अभाज्य हो चुके हैं क्या? मैंने बोला कुल कितने गुणनखंड, तो आपका पहला गुणनखंड 2, दूसरा गुणनखंड भी 2, ये 5 और ये 5, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आ गए, 4। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने बात करी छोटी छोटी संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर। अगर आपके पास संख्या आ जाती है बड़ी, मान लीजिए 720 आ जाती है, 1020 आ जाती है, 1560 आ जाती है, 2130 आ जाती है, तो क्या हम उनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं? तो हम उनको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। ये केवल हमारे समझने के लिए है कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास संख्या आ जाती है बड़ी, तो आपको क्या करना होता है, एक बार ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने यहां पर देखा कि जो 100 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो अभाज्य गुणनखंड कितने निकल कर आए, 4।
तो अगर मैं इनके गुणनखंड निकालता हूं तो मैंने बोला यहां पर आपको एक शब्द दिया हुआ है गुणनखंड, जो हमने बचपन में बहुत करे थे। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे पास संख्या है कितनी 100, अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो मैंने बोला सबसे पहले भाग कितने का गया 2 का, 2 पंजे 10, फिर कितने का गया 2 का, कितनी बार 25 बार, फिर कितने का गया 5 का, कितनी बार 5 बार, और फिर कितने का गया 5 का, कितनी बार 1 बार। एक चीज आप ध्यान रखना, जिस भी संख्या का आप भाग दोगे वो संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, अभाज्य। मैंने बोला गुणनखंड क्या निकल कर आए, 2 और 2, 2 का स्क्वायर गुणा में 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 100 के जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले कितने आए 4। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात होती है तो आप दी गई संख्या के फैक्टर करोगे, फैक्टर करने पर जो भी आपकी वैल्यू आती है, मैंने बोला 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो फैक्टर में जो भी आपकी संख्या आने वाली है, जो भी आपके डिजिट्स आने वाली हैं, वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, प्राइम यानी अभाज्य। मैं बोलता हूं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपके फैक्टर आते हैं और जो भी उनकी पावर आती है, उन पावरों को आपस में क्या कर दीजिए प्लस। तो मैंने बोला 2 और 2 कितना हुआ 4। क्या आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 ही आ रही थी क्या, हमने कुछ नहीं किया, संख्या के फैक्टर किए, फैक्टर करने पर जो पावर आई, पावर को आपस में जोड़ दिया और वही हमारे क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को एक संख्या दे रखी है 360, आप लोगों को एक संख्या दे रखी है 360 और मुझसे बोल देगा बताइए 360 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो अगर दोस्तों मैं 360 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं तो मैं इसको सोल्व करना चालू करता हूं। मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 0, वापस 2 से डिवाइड किया, ये कितनी बार गए 2 नंबर में 18, 2 से डिवाइड किया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, वापस 3 से किया, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। मैं देखता हूं मेरे फैक्टर क्या निकल कर आए। तो मैंने देखा 2 की पावर कितनी आई 3, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर कितनी आई 2, 3 की पावर 2 गुना 5 मेरे पास 1 है, तो 5 की पावर कितनी आई 1। मैंने आप लोगों से क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल पावर ऐड करनी है। तो मैंने बोला यहां पावर कितनी है 3, यहां पावर कितनी है 2, यहां पावर कितनी है 1, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 6। तो 360 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 6। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम यहां से। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको एक संख्या दे रखी है 2160, एक संख्या आपको दे रखी है 2160 और आपसे बोला गया कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो मैं इसे सोल्व करता हूं, मैं वापस वही काम करता हूं, 2 से डिवाइड किया 1080, वापस 2 से डिवाइड किया 540, वापस 2 से डिवाइड किया 270, वापस 2 से डिवाइड किया 135, 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 का दिया तो 1080, 540, 270, 135, 45, 15, 5। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे गुणनखंड क्या है। तो मैं यहां पर अगर चेक करता हूं तो मेरे पास आया 2 की पावर 4, मेरे पास क्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पावरों को ऐड। तो मैंने बोला यहां पर पावर कितनी है 4, यहां पर पावर कितनी है 3, यहां पर पावर कितनी है 1। यदि मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाती है 8 और यही मेरा क्या होगा आंसर। तो ये तो हमारी बात हुई अभाज्य गुणनखंडों की। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं भाज्य गुणनखंडों की या कुल भाजकों की, ये तो हमने कौन सा पोर्शन पढ़ लिया है अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कुल भाजक या भाज्य गुणनखंडों की, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करना।
मैं आप लोगों से बोलता हूं एक मेरे पास संख्या है 10 और एक संख्या है मेरे पास 12। मुझे इनके कुल भाजक या कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कुल भाजक। भाजक क्या होता है? जिस संख्या से हम भाग देते हैं, यानी हम कुल कितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं। अगर मैं चेक करता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं 10 किस किस से विभाजित है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि 10 1 से विभाजित है, 10 2 से भी विभाजित है, 10 5 से भी विभाजित है और 10 10 से भी विभाजित है। तो मैंने बोला कुल कितने संख्याओं से विभाजित है, तो आप बोलोगे कि काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो 10 मेरे कुल कितनी संख्याओं से विभाजित आया? 4। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 10 के कुल भाजक कितने निकल कर आए? 4। अगर इसी प्रकार मैं बात करता हूं 12 की, तो मैंने बोला 12 1 से भी विभाजित है, 12 2 से भी विभाजित है, 12 3 से भी विभाजित है, 12 4 से भी विभाजित है, 12 6 से भी विभाजित है और 12 12 से भी विभाजित है। मैंने बोला कुल कितने फैक्टर निकल के आए, कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो मेरे 12 है वो कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 12 है जो कुल 6 संख्याओं से विभाजित है। अब बात आती है, क्या हम ऐसे चेक कर करके निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बड़ी संख्या आ गई 1000, क्या करोगे? नहीं पता। कहां तक उसको चेक करोगे कौन कौन संख्याओं से विभाजित है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूं वापिस देखो, यहां पर एक शब्द दिया गुणनखंड, और गुणनखंड करना अभी हमने सीखा है। मैं बोलता हूं अगर मुझे 10 के कुल भाजक या भाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंड निकालने हैं तो मैं इन्हें कैसे सोल्व करूंगा। यहां पर आप इसको कुल गुणनखंड भी बोल सकते हैं। चलिए, हाँ जी, मैंने बोला 10 का मुझे चेक करना है, मैं 10 का कैसे चेक करूंगा। तो मैंने बोला आप संख्या लीजिए 10 और इसके गुणनखंड करना चालू करिए। मैंने बोला 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। मेरे पास गुणनखंड क्या निकल कर आया? 2 की पावर 1 और गुणा में 5 की पावर 1। मैंने बोला जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? पावरों को ऐड कर रहे थे, लेकिन मुझे यहां पर क्या निकालने हैं? कुल भाजक, और 10 के कुल भाजक आ कितने रहे? 4। अब हम क्या करें? तो मैं आप लोगों से बोलता हूं आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, जो भी आपके गुणनखंड आए हैं उनकी पावर को देखो। मैंने बोला 2 की पावर कितनी? 1। इस पावर के अंदर आप ऐड कर दीजिए कितना? 1। ऐसे ही इस पावर के अंदर आप ऐड कर दीजिए कितना? 1। और जैसे मैं 1 ऐड करता हूं तो मैंने बोला 1 और 1 2, 1 और 1 2, दोनों को गुणा कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाता है कितना? क्या अभाज्य गुणनखंड, सॉरी कुल गुणनखंडों की संख्या 4 ही आ रही है क्या? अभाज्य गुणनखंडों में हमें सीधी पावर ऐड करनी थी, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? भाज्य गुणनखंडों की या कुल गुणनखंडों की, तो मुझे पावर में हमेशा कितना जोड़ना होगा? 1। पावर में हमेशा कितना जोड़ना होगा? 1। मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं 12 की, तो यदि मैं 12 के गुणनखंड करता हूं तो मैंने 2 से डिवाइड किया 6 बार, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 3 से डिवाइड किया 1 बार, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। मैंने बोला क्या करना है? 1 ऐड करना है। तो जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1 और 1 कितना हो गया? 2। बीच में साइन किसका है? गुणा का, तो मैंने बीच में गुणा का साइन लगा दिया और 3 दूनी 6, और यही मेरा क्या आ गया? आंसर। एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए, अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए (1380) के अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड क्या होंगे।
1380 के अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा क्या करना है, इनका फैक्टर। तो मैंने बोला 1380 का हम फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 छिंगी 12, 2 9 में 18 और 0। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 0। वापस 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और ये 23। 23 से डिवाइड हुआ, कितना आया, एक फैक्टर क्या आया, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 और गुणा में 23 की पावर 1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 23 की पावर 1। मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड, आपको कुछ नहीं करना, सीधा पावरों को ऐड करना है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो मेरे जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो तो कितने आए, 5। मैंने बोला कुल गुणनखंड के लिए आपको अभी अभी बताया है पावर में कितना जोड़ना होता है, 1। तो 2 और 1 3, पावर में कितना जोड़ा, 1। 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 और 1 2 और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो मैंने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो जो मेरे कुल गुणनखंड या कुल भाजक निकल कर आए वो कुल भाजक कितने निकल कर आए, 24। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनके क्वेश्चनों की, बहुत सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, आपके नंबर सिस्टम के पोर्शन के अंदर आपको नहीं दे रखे हैं 2 पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन वहां से आपके क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। मैंने बोला वो 2 पोर्शन आपको कौन कौन से दे रखे हैं। एक आपको दिया है इकाई अंक यूनिट डिजिट और एक आपको दिया है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से आपके लगातार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यूनिट डिजिट इकाई अंक की, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं इकाई अंक क्या होता है। तो अगर मैं इसको समझना चाहूं तो मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने संख्या लिखी 143। एक संख्या और लिख देता हूं मैं आपके सामने 218। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या है। तो आप जल्दी से बता दोगे कि 143 का इकाई अंक तो कितना है, 3। 218 का इकाई अंक कितना है, 8। आपको कोई समस्या नहीं होगी। 143 का इकाई अंक आपने कितना बता दिया, 3। 218 का इकाई अंक आपने कितना बता दिया, 8। लेकिन आपसे कभी ऐसे संख्या देकर उसका इकाई अंक नहीं पूछेगा। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, आपको बोल देगा कि बताइए 23 गुणा 18 गुणा 29 गुणा 27 और आप लोगों से पूछेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इतनी संख्याओं को गुणा करना संभव तो है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें टाइम बचाना है, तो हमें क्या करना होगा। मैंने बोला आप कुछ मत करिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक। तो आप इकाई अंक को पकड़ लीजिए। मैंने बोला यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 8। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 9। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7। हम केवल इकाई अंक को देखते हैं और साइन बीच में सभी क्या है, मल्टीप्लाई। मैंने बोला 3 का 8 से गुणा किया, 3 अट्ठे 24। तो आपके पास कितना आया, 4। मुझे 24 से मतलब नहीं है, मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है। 3 अट्ठे 24, 24 का इकाई अंक 4 आया, कितना, 4। इस 4 को मैं 9 से गुणा करता हूँ, 4 9 में 36, इकाई अंक कितना आया, 6। और 6 का गुणा मैं 7 से करता हूँ, 6 7 42, इकाई अंक कितना आया, 2। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार यदि मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ आपके पास मान लीजिए संख्या आ गई 119 गुणा 1023 गुणा 1832 गुणा 1500, इसको आप ले लीजिए 41, 1541। तो हमें कुछ नहीं करना, इकाई अंक देख लीजिए, 9, 3, 2 और 1। बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। प्लस का होता तो प्लस करते, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और सब्ट्रैक्शन माइनस का होता तो माइनस करते। मैंने बोला 9 का गुणा 3 से, 9 तिया 27, कितना आया, 7। 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14, कितना आया, 4। 4 एकम 4।
आपका आंसर कितना आ गया 4। आपका आंसर कितना आ गया 4। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात और होती है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर देते हैं, वो होता है आपका 5 का खेल। अब 5 का खेल कैसे होता है, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने 5 को गुणा किया 1 से तो कितना आया 5। मैंने बोला आपने 5 को गुणा किया 3 से, कितना आया 15। मैंने बोला आपने 5 को गुणा किया 5 से, कितना आया 25। मैंने बोला आपने 5 को गुणा किया 7 से, कितना आया 35। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये जो मेरी सारी संख्याएं हैं, ये जो मेरी सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्या कैसी हैं ओड, ये सारी संख्या कैसी हैं ओड यानी विषम। ये जो आपकी सारी संख्या है ये आपकी कैसी हैं ओड यानी विषम। मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि मैं 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करता हूं, यदि मैं 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करता हूं तो क्या आप कह सकते हो क्या आपका जो इकाई अंक आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है 5। अगर आप 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5। इसी प्रकार अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं आप लोगों से बोलता हूं मैंने 5 को गुणा किया 2 से, 5 दूनी 10। 5 को गुणा किया 4 से, 5 चौके 20। 5 को गुणा किया 6 से, 5 छिंगी 30। और मैंने 5 को गुणा किया 8 से, 5 अट्ठे 40। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास जो ये संख्या हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये सारी संख्या कैसी है इवन यानी सम। ये सारी संख्या आपके पास कैसी है सम। और जब मैं कहता हूं कि 5 को आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, 5 को आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपका इकाई अंक हर बार क्या आ रहा है 0। तो मेरे सामने यहां पर 5 का खेल क्या आया, यदि किसी गुणनफल में आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ संख्या कैसे मिल जाए सम, तो इकाई अंक हमेशा 0। अगर सम नहीं मिले क्या मिल जाए विषम, तो इकाई अंक हमेशा 5। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 1837 गुणा 133 गुणा 1541 गुणा 85, 1541 गुणा 85। मैंने बोला आपको 5 दिख गया है, यहां पर क्या है 5। तो मैंने देखा अगर मुझे 5 दिख गया है तो अब तो मुझे सम और विषम का खेल देखना है। यहां विषम, यहां विषम, यहां विषम, सारी संख्या कैसी है विषम। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर आपकी एक भी यहां पर डिजिट इकाई अंक सम आ जाता तो आपका आंसर क्या आ जाता 0। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए आपको एग्जांपल ये दे रखा है 1837 गुणा 133 गुणा 122 और गुणा में कितना 85। मैंने देखा यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिख गया 5, और मैंने बोला 5 दिख गया तो खेल किसका बचा सम और विषम का। क्या आपको अगला ही अंक सम दिख गया, और 5 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आया 0। 0 को आप किससे भी गुणा कर लो क्या आएगा 0, तो आपका इकाई अंक कितना आ गया 0। तो ये ऐसे आप इकाई अंक भी निकाल सकते हैं। चलो ये तो हुई इकाई अंक के बेसिक की बात। एक बार आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आपके पास दे दिया गया 12 की पावर 1, 12 की पावर 1 और आपसे पूछा गया इकाई अंक बताइए, तो आपने बोला 12 की पावर 1 12 होता है, इकाई अंक मेरा कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला 12 की पावर 2, 12 का स्क्वायर सभी को पता होगा 144। मैंने पूछा इकाई अंक कितना आएगा, आपने बोला इकाई अंक कितना आया 4। मैंने पूछा 12 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 की पावर 3 होता है 1728। मैंने आप लोगों से बोला जब मेरे पास आया 12 की पावर 1, इकाई अंक कितना आया 2, 12 की पावर 2 इकाई अंक कितना आया 4, 12 की पावर 3 इकाई अंक कितना आया 8। मैंने बोला यहां तक आपको याद होगा, हो सकता है 12 की पावर 4 याद हो, 12 की पावर 5 याद हो। मैंने बोला लेकिन अगर मैं इसी प्रकार आगे चलता हूं और मेरे पास आ जाता है कि 12 की पावर आपके पास आ गई 1035।
मैं पूछता हूं इकाई अंक क्या होगा, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप पावर में भाग लगा दो कितने का, 4 का। और 4 के भाजकता का नियम कहता है यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो संख्या भी 4 से विभाजित। मैंने बोला आपने संख्या में कितने का भाग लगाया, 4 का। तो जो यहां से मेरी पहली स्टेप निकल कर आई, जो यहां से मेरी पहली स्टेप निकल कर आई, वो मेरे पास क्या आया कि संख्या की घात में 4 का भाग लगाते हैं। संख्या की घात में 4 का भाग लगाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है। मैंने बोला 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 4 अट्ठे 32। जो यहां से मेरा शेषफल प्राप्त हुआ, जो यहां से मेरा शेषफल प्राप्त हुआ, वो शेषफल कितना आया, 3। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3। मैंने बोला आप संख्या के इकाई अंक को उठा लीजिए। इकाई अंक कितना है, 2। तो मैंने इकाई अंक को उठाया, इकाई अंक कितना है, 2। मैंने बोला शेषफल कितना बचा, 3। तो मैंने बोला 2 की पावर 3, आपके पास कितना आ गया, 8। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दूसरा मेरा क्या आया, संख्या की घात में कितने का भाग लगाया, 4 का। दूसरा पॉइंट मेरा निकलता है प्राप्त शेषफल को संख्या के इकाई अंक की नई घात बनाते हैं। प्राप्त शेष को संख्या के इकाई अंक की नई घात बनाते हैं। मैंने बोला 4 का भाग लगाया, शेष बचा 3, इकाई अंक की नई घात बनाई, आंसर कितना आ गया, 8। अब बात आती है कि 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है। तो अगर मैं आपकी इसकी बात करता हूं कि 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है, तो एक बार आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बता दीजिए 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। 2 की पावर 8 आपका होता है 256। 2 की पावर 9 आपका होता है 512। अब एक बार आप लोग ध्यान देना, मैंने बोला जब मैंने सोल्व किया 2 की पावर 1, इकाई अंक कितना आया, 2। इकाई अंक कितना आया, 2। 2 की पावर 2 में 4, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में 6। मैंने बोला जैसे ही मैं 2 की पावर 5 पे जाता हूँ वापस इकाई अंक 2 आ गया क्या। मैंने बोला मैंने 2 से ही चालू किया, मुझे वापस क्या मिल गया, 2। 2 से ही चालू किया, वापस क्या मिल गया, 2। अच्छा इसके बाद इकाई अंक कितना था, 4। मैंने बोला इकाई अंक कितना आया, 4। इकाई अंक कितना था, 8। इकाई अंक कितना आया, 8। इकाई अंक कितना है, 6। इकाई अंक कितना आया, 6। मैंने फिर देखा, फिर इकाई अंक मुझे कितना मिल गया, 2। यानी मैं देखता हूं कि हर 4 की साइकिल के बाद, हर 4 की साइकिल के बाद इकाई अंक 2 आया, फिर हर 4 की साइकिल के बाद इकाई अंक कितना आया, 2। यानी हर 4 की साइकिल के बाद इकाई अंक कितना आ रहा है, 2। तो इसी 4 की साइकिल के कारण मैं इसमें कितने का भाग लगाता हूं, 4 का। तो ये आपको होता है 4 का भाग क्यों लगाया जाता है। जल्दी से एक बार इसे देखिए या नोट कीजिए। चलिए आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अगर मैं यहां से एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पर एग्जांपल लिया, मैं आपसे कहता हूं आपके पास संख्या है 217 की पावर 143। 217 की पावर 143। तो हमें पता है कितने का भाग लगाना है, 4 का। 4 एकम 4, यहां से जो मेरा शेष बचा वो शेष मेरा कितना बचा, 3। संख्या की इकाई अंक कितना है, 7। 7 की पावर 3, 343 होता है। तो मैंने देखा यहां से जो मेरा इकाई अंक निकल कर आया वो इकाई अंक कितना निकल कर आया, 3। तो यहां पर आपकी पावर 7 थी, 7 की पावर 3। तो मैं एक बार इनको लिख देता हूं जिससे ये आपको याद रहे। तो जैसे मैं आप लोगों को लिख देता हूं, 7 की पावर 1 आपका होता है 7।
7 की पावर 2 आपका होता है 49, 7 की पावर 3 आपका होता है 343 और 7 की पावर 4 आपका होता है 2401। इसी प्रकार 8 की पावर 1 आपका होता है 8, 8 की पावर 2 आपका होता है 64, 8 की पावर 3 आपका होता है 512, 8 की पावर 4 आपका होता है 4096, 9 की पावर 1 आपका होता है 9, 9 की पावर 2 आपका होता है 81, 9 की पावर 3 आपका होता है 729 और 9 की पावर 4 आपका होता है 6561। और 6 का भी लिख लीजिए। 6 की पावर 1 आपका होता है 6, 6 की पावर 2 आपका होता है 36, 6 की पावर 3 आपका होता है 216 और 6 की पावर 4 आपका होता है 1296। 5 की पावर 1 आपका होता है 5, 5 की पावर 2 आपका होता है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। चलिए दोस्तों, बहुत है ये, 2 3 4 आप लोगों को पता होगा। और जीरो की पावर कुछ भी आती है वो हमेशा क्या आता है, जीरो। चलिए, तो अगर मैं इनके थोड़े बहुत नियम होते हैं उन नियमों की बात करूं तो एक बार आप उन चीज़ों को समझना, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे। अगर आपको चीज़ें ध्यान रहती है तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे, नहीं तो आप अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं 4 का भाग लगाकर। मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि मान लीजिए आपका किसी संख्या का इकाई अंक आ जाता है 1, मैंने बोला आपके किसी संख्या का इकाई अंक आ जाता है 1, 0, 1, 5 और 6। मैं बोलता हूँ किसी संख्या के इकाई अंक 0 है तो 0 के हम कितनी पावर लगाते जाएं। जैसे मैंने बोला 10, जैसे मैंने आपके सामने क्या बोला 10, 10 की पावर 1 कितना आया 10, 10 की पावर 2 कितना आया 100, 10 की पावर 3 कितना आया 1000, 10 की पावर 4 कितना आया 10,000। मैंने बोला क्या हर बार इकाई अंक 0 मिल रहा है क्या? तो मैं कह सकता हूं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 है तो उसकी पावर कितनी भी आ जाए इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 5, 5 की पावर 3 5, 5 की पावर 4, इकाई अंक हर बार क्या मिल रहा है 5। मैंने बात करी 6 की पावर 1 6, 2 में भी 6, 3 में भी 6, 4 में भी 6, इकाई अंक हमेशा क्या मिल रहा है 6। ऐसे अगर मैं बात करूं 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर n 1, हमेशा क्या आने वाला है 1। यानी मैं कहता हूं कि अगर 0 आ जाए 1 आ जाए 5 और आ जाए और 6 आ जाए, यदि आपके इकाई अंक 0 1 5 6 प्राप्त होते हैं, इकाई अंक 0 1 5 6 प्राप्त होते हैं कब? जब किसी संख्या का इकाई अंक भी क्या आ जाए यही 0 आए तो इकाई अंक 0, 1 आए तो इकाई अंक 1, 5 आए तो इकाई अंक 5, 6 आए तो इकाई अंक 6। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने एग्जांपल लिया 501 की पावर 501। मैंने बोला इकाई अंक कितना 1, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 1। मैंने बोला मैंने एग्जांपल लिया 406 की पावर 1033। मैंने देखा इकाई अंक कितना 6 और मुझे पता है 6 की कंडीशन में हमेशा इकाई अंक क्या आना है 6, तो मेरा आंसर कितना आ गया 6। मैंने बोला मैंने लिया 410 की पावर 27, इकाई अंक कितना है 0, तो कितना आएगा 0। और मैंने लिया 505 की पावर 2000, तो यहां से भी इकाई अंक कितना आना है 5, क्योंकि मुझे पता है 5 का इकाई अंक हमेशा क्या आता है 5 आता है। तो ये तो हमारी बात हुई इकाई अंक के बेसिक की। एक नियम और होता है, आप उसे भी देख लीजिए। यदि मैं आप लोगों से बोलता हूं किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक या तो आ जाए 4 और या आ जाए 9, दोनों के अलग अलग नियम होते हैं। अब देखना एक बार इसको समझने की कोशिश कर। मैंने बोला यदि किसी संख्या के इकाई अंक आ जाए 4 और 9 तो हमें क्या करना है। चलिए एक बार ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर 4 और 9 आए, मैंने बोला 4 की पावर 1 कितना होता है 4,
मैंने बोला 4 की पावर 3 कितना होता है 64। मैं बोलता हूँ 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और मैंने बोला 4 की पावर 4 कितना होता है 256। मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर पावर कितनी है 1, यहां पर पावर कितनी है 3, ये सम है या विषम है? तो आप बोलोगे सर सीधी सीधी सी बात है, 1 और 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये कैसी है विषम। मैंने बोला देखो जब 4 की पावर दोनों तरफ क्या है विषम, तो इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है 4। मैंने बोला जब 4 की पावर क्या है विषम, तो जब 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है 4। मैंने बोला 2 और 4, आप बोलोगे 2 का पूरा भाग जा रहा है, यानी ये पावर कैसी है सम, और जब 4 की पावर सम है तो इकाई अंक आपका कितना प्राप्त हो रहा है 6। तो मेरे यहां से नियम क्या निकल कर आया, यदि 4 की पावर आपकी होती है विषम, यदि 4 की पावर आपकी होती है विषम तो इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा 4, और यदि आपकी 4 की पावर होती है क्या सम, तो इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा 6। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं 9 की, मैंने बोला 9 की पावर 1 कितना 9, 9 की पावर 2 कितना 81, 9 की पावर 3 कितना 729, 9 की पावर 4 कितना 6561। मैं आप लोगों से वही चीज बोलता हूं, 9 की पावर 1 और 9 की पावर 3 दोनों आपस में कैसी हैं विषम, दोनों आपस में कैसी हैं विषम। अगर दोनों विषम है तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है 9, 9 की पावर 2 9 की पावर 4 कैसी हैं सम, और अगर दोनों सम है तो मैंने देखा इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 1। तो 9 में भी आपका यही नियम निकल कर आता है, 9 में आपका यही नियम निकल कर आता है कि अगर 9 की पावर आपको दी हुई है कैसी विषम, तो आपका इकाई अंक कितना आएगा 9, और अगर आपको 9 की पावर दी हुई है कैसी सम, तो आपका इकाई अंक निकल कर आएगा 1। जल्दी से एक बारी से नोट डाउन कीजिए। हम इसे ज़्यादा लेवल तक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके इतना लेवल रीट में आता नहीं है, तो हम इसे थोड़े नॉर्मल लेवल तक ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम यहां से कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं जिनसे हम इनको जल्दी जल्दी से समझ लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं, मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे दिए गए हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया 501 की पावर 1729, क्वेश्चन दिया गया 282 की पावर 1037, 839 की पावर 938, 1020 की पावर 1020, 1707 की पावर 839, 2103 की पावर 419, 82 की पावर 4004, और आपको दिया गया 1383 की पावर 2144। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इन्हें सोल्व करते हैं। मैंने बोला इकाई अंक किया 1, हमें पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। मैंने बोला यहां पर क्या है इकाई अंक 2, देखो हमने 1 का 0 का नियम पढ़ा, 1 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 4 का पढ़ा और 9 का पढ़ा। हमने 2, 3, 7 और 8 के नियम नहीं पढ़े हैं, तो हमें यहाँ पर बेसिक पर जाना पड़ेगा। मैंने कितने का भाग लगाया 4 का, 4 9 में 36, शेषफल कितना बचा 1,
और शेष को नई पावर बनाते हैं, 2 की पावर 1 कितना आया 2, तो यही आपका क्या होगा आंसर। मैं आप लोगों से बोलता हूं इसी प्रकार 839 9, मेरे पास देखा मैंने इकाई अंक क्या है 9, और हमने पढ़ा था 9 की पावर विषम और सम, मैंने देखा 9 की पावर क्या है सम, और जब भी 9 की पावर सम आएगी तो आपका आंसर कितना आएगा 1। 0 की पावर कुछ भी हो आपका आंसर कितना आया 0। 1707 कोई नियम नहीं पड़ा, 4 9 में 36, शेषफल कितना बचा 3, और 7 की पावर 3 आपका होता है 343, इकाई अंक कितना आ गया 3। 3 में भी कोई नियम नहीं पड़ा, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा 3, 3 की पावर 3 आपका होता है 27, आंसर कितना आया 7। यहाँ पर इकाई अंक है 2, कोई नियम नहीं पड़ा, मैं 4 का भाग लगाता हूँ, 4 एकम 4 भाग गया पूरा पूरा, भाग किया गया पूरा पूरा। यदि घात में भाग पूरा पूरा चला जाता है तो अब हमें क्या करना है, तो एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए। मैं ज़्यादा इसमें आपको समझाऊंगा नहीं, मैं बस आपको सीधा बता देता हूं क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक नोट आप लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो हमारा जो एसएससी का बैच है, जो हमारे प्लेलिस्ट में एसएससी बैच डाला हुआ है, आप उसके अंदर जाकर इसको पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चलेगा पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि जब 4 का भाग जाता है तो हम क्या करते हैं। तो अभी आप केवल यहां पर नोट लिख लीजिए, यदि किसी संख्या की घात में किसी संख्या की घात में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेष क्या बचता है 0, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। लेकिन संख्या की इकाई अंक की घात शून्य नहीं लेकर हमेशा चार ली जाती है। इकाई अंक की घात 0 कभी नहीं ली जाती, हमेशा कितनी ली जाती है 4। अब 4 क्यों ली जाती है, क्योंकि हमारी साइक्लिसिटी कितने की चलती है 4 4 की। तो मैंने बोला पूरा पूरा गया, शेषफल बचा 0, लेकिन हमें पता है हमें 0 कभी भी नहीं लेना है, तो हम पावर कितनी लेंगे 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इकाई अंक कितना आया 6। यहाँ 4 का भाग दिया, वापस पूरा पूरा गया, शेषफल आया 0, लेकिन 3 की पावर 4 होता है 81, आंसर कितना आया आपका 1। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।